हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज हम अभी तक हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएँ या जिसको हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताया जा चुका है। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ जो होती हैं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, SN1 व SN2। SN1 तथा SN2 का मैकेनिज्म तथा वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है तथा किस प्रकार से उसमें SN1 तथा SN2 में प्रोडक्ट बनता है तथा उनका शॉर्टकट, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया जा चुका है। इस सेक्शन में हम SN1 तथा SN2 से रिलेटेड प्रॉब्लम तथा कायरालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम तथा SN1 व SN2 से रिलेटेड शॉर्टकट कैसे हमको अप्लाई करना है एग्ज़ाम में, इसके बारे में हमको बात करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ये, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कभी कभी बोल देता है कि SN1 तथा SN2 अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट करिए। चाहे कुछ क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटी है जिनका बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछा जा बोर्ड एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड यह वीडियो है और सारे क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिसकी सहायता से आप इस प्रकार के किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित हैलोजन यौगिकों के युगलों में कौन सा यौगिक SN2 अभिक्रिया तीव्रता से देगा। SN2 अभिक्रिया कौन फास्ट देगा। तो आपको पता है कि जो SN2 अभिक्रिया होती है वो दो बातों पे डिपेंड करती है। पहला कि जो न्यूक्लियोफाइल है आपका उसका कंसंट्रेशन कैसा है या न्यूक्लियोफाइल कैसा है, और दूसरा एल्किल हैलाइड का कंसंट्रेशन। तो आप देख सकते हो SN2 अभिक्रिया की जो रेट होती है वो एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन तथा न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन दोनों के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, जितना ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, उतना ही SN2 अभिक्रिया का दर भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो SN2 अभिक्रिया होती है उसका जो रेट होता है एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन, दोनों के कंसंट्रेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। या ऐसे कहिए कि न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही ज़्यादा SN2 अभिक्रिया की दर उतना ही क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं डिटेल में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हो हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, तो ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ठीक है। दूसरे को इसमें देखेंगे आप, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम कहेंगे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्या कहेंगे, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और आपको पता है SN2 का जो रेट होता है वो क्या होता है, 1 डिग्री के लिए ज़्यादा होता है और 2 डिग्री के लिए क्या होता है, कम होता है। क्योंकि SN2 न्यूक्लियोफाइल जो है वो जितना ही ज़्यादा छोटा होगा, जिसमें मैंने आपको दिखाया, मतलब जब आप इसका मैकेनिज्म देख रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया है कि अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल को जगह भी क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो जो जितना ही छोटा न्यूक्लियोफाइल होगा वो उतनी आसानी से ही किसी सबस्ट्रेट को, किसी क्रियाधार को क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा। तो पहले क्वेश्चन में मतलब जो ए वाला क्वेश्चन है जो आपका, उसमें 1 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है उसकी रिएक्टिविटी 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के कंपैरिजन में क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरे क्वेश्चन को आप देखोगे तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक जगह पे आयोडीन जुड़ा है और दूसरे जगह पे क्या जुड़ा है, क्लोरीन। तो आपको पता है जब इसका न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे तो एक I- बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, Cl-। अब I- और Cl- में आपको पता है कि जो I- है वो मतलब जो क्लोराइड और आयोडीन की बात करें तो जो आयोडीन है वो क्लोरीन से क्या है, बड़ा है, ठीक है, साइज़ क्या है इसका, बड़ा है। इस वजह से जो आयोडीन है वो एक बेटर न्यूक्लियोफाइल हो जाता है। जो आयोडीन है वो बेटर लीविंग ग्रुप हो जाता है, बेटर लीविंग ग्रुप मतलब ऐसे समझिए, लिविंग ग्रुप का मतलब है कि इस कंपाउंड से आयोडीन आसानी से दूर जा सकता है लेकिन क्लोरीन आसानी से दूर नहीं जा सकता, क्योंकि जो आयोडीन है वो क्या है, साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा है और बेटर लिविंग ग्रुप है, बेटर अच्छा अवशिष्ट पदार्थ है, मतलब जो अकेले आसानी से भी रह सकता है। तो इस वाले केस में जो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, बी वाले में आयोडीन वाले कंपाउंड की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी और क्लोरीन वाले की क्या होगी,
कम होगी। दूसरा क्वेश्चन है SN1 व SN2 अभिक्रिया में निम्नलिखित यौगिकों की क्रियाशीलता का क्रम अनुमानित कीजिए। मतलब आपको बताना है कि SN1 का रेट तथा SN2 का रेट कैसे आप इसको, मतलब SN1 का रेट किसके लिए ज़्यादा होगा तथा SN2 का रेट किसके लिए ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम SN1 के रेट की बात करेंगे, SN1 के रेट के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि जो SN1 अभिक्रिया होती है उसका जो रेट होता है वो बस एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट वो क्या था, एक कार्बोकैटायन बनता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है। और जितना ही ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतना ही रेट क्या होगा अभिक्रिया का, ज़्यादा होगा। तो हम इन क्वेश्चंस में सबसे पहले कार्बोकैटायन बनाएंगे, उसके बाद उनके रेट को देखेंगे कि कौन कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा उसका SN1 अभिक्रिया का दर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ए वाले कंपाउंड को अगर हम सॉल्व करेंगे तो कार्बोकैटायन कैसे बनेगा। फर्स्ट में आप देख सकते हो C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड C बॉन्ड Br, तो आप यहाँ पे ब्रोमीन जब भागेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक कार्बोकैटायन बनेगा। दूसरे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, यही काम, ब्रोमीन जब हटेगा तो कार्बोकैटायन यहाँ पे आएगा। तीसरे यौगिक में आप देख सकते हो C बॉन्ड C और जब ब्रोमीन भागेगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा। और इस वाले यौगिक में आप देख सकते हो C बॉन्ड C और जब ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा तो कार्बोकैटायन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन आपका वो कितना है, 1 डिग्री है। यहाँ पे भी जो कार्बोकैटायन है वो 1 डिग्री है। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है वो वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। और यहाँ वाला कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से जुड़ा है तो एक ऐसा है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। तो आपको पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्लास 11th याद रखेंगे आप, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में 3 डिग्री मोर देन 2 डिग्री मोर देन 1 डिग्री, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे दोनों कार्बोकैटायन कैसे हैं, 1 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे एक एल्किल चेन, मतलब ये वाला कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये वाला कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ये वाला कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट से आपको पता है एल्किल समूह जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट से दूसरे कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, जो उसको इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ये है किसी कंपाउंड पे या किसी एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है। और इलेक्ट्रॉन्स की अगर कमी हो गई है तो उसको स्टेबलाइज वो करेगा जो उसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, यहाँ से भी प्लस आई से इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है यहाँ पे ये लेकिन इस वाले केस में कम इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया जा रहा है। और तो यहाँ पे जो डोनेशन की बात मैं करूँ तो देखिए, जैसे देखिए ये वाला कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये वाला कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और फिर ये कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लेकिन इस वाले केस में क्या है, इस वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले 2 कार्बन हैं, इस वजह से ये वाला कार्बन इस कार्बोकैटायन को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यदि मैं इसको A लिख दूँ, इसको B, इसको C और इसको D, तो जो स्टेबिलिटी होगी SN1 अभिक्रिया की जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा D वाले की होगी, D के बाद किसका होगा, C का होगा, C के बाद B, उसके बाद A। अब आपको पता है कि SN1 अभिक्रिया का रेट ये है तो SN2 अभिक्रिया का रेट आपका क्या हो जाएगा, SN2 अभिक्रिया का आपका रेट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, A मोर देन B मोर देन C मोर देन D। क्योंकि SN2 में हमको ये देखना है कौन लेस हिंडर्ड है, लेस हिंडर्ड या कौन छोटा है, ठीक है, या कौन मतलब ऐसा कंपाउंड जो आसानी से किसी दूसरे कंपाउंड को अटैक कर सके। आपको पता है कि SN2 में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। SN2 अभिक्रिया की दर वही बढ़ाएगा जो क्या होगा, छोटा होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी, 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की, फिर 3 डिग्री की स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो इसीलिए इसका उल्टा क्रम आ जाएगा आपका। दूसरे क्वेश्चन में भी हमको SN1 और SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम अनुमानित करना है। तो देखिए इसमें दिया है C6H5CH2Br। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आप देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कार्बन से 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक तरफ C6H5 तो C6H5 और एक साइड Br। दूसरा यौगिक है C6H5CH, तो कार्बन से एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए और 2 C6H5 तो C6H5 C6H5 और एक ब्रोमीन। इसी प्रकार इस वाले कंपाउंड का भी स्ट्रक्चर आप क्या करोगे, बनाओगे। तो कार्बन से एक हाइड्रोजन, एक तरफ C6H5 फिर CH3 और फिर Br, उसका इस वाले यौगिक का भी आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेंगे। अच्छा C6H5 जो होता है
वो बेंजाइल ग्रुप होता है। बेंजाइल, बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन निकलता है तो जो यौगिक बनता है उसी को कहते हैं बेंजाइल। अब अगर इसका मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो पहला वाला यौगिक जो आपका ऐसे है, C बॉन्ड H बॉन्ड, यहाँ पे क्या है C6H5, तो बेंजाइल यहाँ पे जोड़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बेंजाइल ग्रुप जुड़ गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। और SN1 की अगर रेट की बात करें तो यहाँ से ब्रोमीन क्या होगा, भागेगा। तो ब्रोमीन भागेगा तो यहाँ पे एक कार्बोकैटायन बन जाएगा। ये फर्स्ट हो गया। दूसरा यौगिक आपका कैसे होगा, C बॉन्ड, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग और फिर नीचे भी आपका एक बेंजीन रिंग होगा, ऊपर एक हाइड्रोजन, और जो ब्रोमीन भागेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन। आपको पता है एसोनन अभिक्रिया कार्बोकैटायन मैकेनिज्म फॉलो करती है। मतलब सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, ब्रोमीन वहाँ से भागता है और वहाँ पे बनता है एक कार्बोकैटायन। उसके बाद आप तीसरे वाले यौगिक का स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो, C बॉन्ड पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से क्या हो गया, ब्रोमीन चला गया, फिर हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बेंजीन, और यहाँ पे क्या है, एक CH3। चौथे वाले यौगिक की बात करूँ तो C बॉन्ड, यहाँ पे आप दो बेंजीन बनाएंगे क्योंकि 2 C6H5 है आपका, 2 C6H5, एक क्या होगा आपका CH3, और यहाँ पे होगा एक, जब ब्रोमीन यहाँ से जाएगा तो पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। SN1 अभिक्रिया की तीव्रता यदि आपको देखना है तो हमेशा आप ये तय करोगे कि कौन सा चारों गिवन कंपाउंड में से कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो सबसे तीव्रता से SN1 अभिक्रिया देगा। तो देखिए इस वाले कार्बोकैटायन में जो कार्बन पे पॉजिटिव आवेश है वो बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ क्या है, रेजोनेंस में है। ठीक है, आपको पता है कि डबल बॉन्ड के ऐसे, आपको पता है कि C डबल बॉन्ड C पे अगर पॉजिटिव आवेश है तो इसके साथ क्या हो जाता है, रेजोनेंस में चला जाता है, ये बंद इधर टूट जाता है। ठीक है, ये क्लास 11th की केमिस्ट्री है, ये सब आपको बताया जा चुका है। ठीक है, तो हमें बस ये देखना है कि कौन, तो इस वाले केस में जो कार्बोकैटायन है वो एक बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है वो दो बेंजीन रिंग के डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। यहाँ वाला कार्बोकैटायन एक ही के साथ रेजोनेंस में है, बट यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है जो प्लस आई इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट से इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। मतलब ये कार्बन क्या चाहता है, जिसपे वह कार्बन जिसपे पॉजिटिव आवेश है वो ये चाहता है कि उसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो यहाँ रेजोनेंस से इसकी स्टेबलाइजेशन हो रही है, और दूसरी मिथाइल ग्रुप भी प्लस आई इफेक्ट से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। चौथा वाला जो यौगिक है इसमें दो बेंजीन रिंग के साथ कार्बोकैटायन रेजोनेंस में है, और मिथाइल ग्रुप भी इसको क्या कर रहा है, प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो सबसे तेज SN1 की जो रेट है, रेट ऑफ SN1, वो सबसे ज़्यादा किस में होगी, फोर्थ में होगी, क्योंकि फोर्थ में दो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है और एक मिथाइल ग्रुप भी उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। उसके बाद दूसरे की होगी क्योंकि यहाँ पे दो बेंजीन रिंग के साथ कार्बोकैटायन क्या है, रेजोनेंस में। उसके बाद तीसरे की होगी क्योंकि इन दोनों, पहले और तीसरे को आप देखिए, दोनों में एक कार्बोकैटायन बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है, लेकिन यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कम होता है मिथाइल के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा कार्बोकैटायन को, इसलिए थर्ड। उसके बाद क्या आएगा आपका, फर्स्ट आएगा। अब रेट ऑफ SN2 की बात करूँ तो इसका उल्टा कर दीजिए, 1 3 2 मोर देन 4। तो ये तरीका है SN1 और SN2 अभिक्रिया के रेट को निर्धारित करने के लिए। थैंक यू।